Good morning everyone. In today's video we will be going to start with a new chapter improvement in food resources. आज हम improvement in food resources के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्रॉप्स, उनके टाइप्स, क्रॉप को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ये एक वन शॉट वीडियो होगा, इसमें मैं पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये एक लंबी वीडियो होने वाली है। आप इसको देखते हुए 1.5 की स्पीड कर लीजिए ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप कैप्चर कर सके। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी कंट्री के अंदर आया था 1960s में, 60s 70s के अंदर आया था, और MS स्वामीनाथन, इनके जो स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन जो थे, उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। बेसिकली इसमें क्या किया गया था, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, प्रॉपर इरिगेशन का और इम्प्रूव सीड का यूज करके जो क्रॉप का यील्ड था, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन था, उसको बढ़ाया गया था। इंडिया का भी जो डिपेंडेंट था दूसरी कंट्रीज के ऊपर फूड के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारी जो कंट्री है वो सेल्फ रिलायंट हो गई, सेल्फ डिपेंडेंट हो गई फूड के लिए। और इंडिया के अंदर फूड को स्टोर करने का, मैनेज करने का काम, ग्रेन्स को मैनेज करने का काम FCI करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक इनिशिएटिव है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत सारी कंट्रीज ने अपने कंट्री के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया, प्रॉपर इरिगेशन मेथड्स का यूज किया और इम्प्रूव सीड का यूज किया ताकि क्रॉप का जो प्रोडक्शन है, उसको यील्ड जो है उसका वो बढ़ाया जा सके। आगे डिस्कस करते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में। व्हाइट रेवोल्यूशन एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। और ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया को मिल्क प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। इंडिया जो कि एक कृषि प्रधान देश रहा है शुरू से ही, एग्रीकल्चर बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है इंडिया के अंदर, तो इंडिया को जो व्हाइट रेवोल्यूशन है उसके जरिए मिल्क प्रोडक्शन में भी आगे लेके जाना था इसका एम। अब बात करते हैं क्रॉप यील्ड को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्रॉप्स को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसका जो निकलने वाला सीड है उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए एक करके डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की। क्रॉप्स के टाइप क्या क्या होते हैं, सीरियल्स जिन्हें हम कहते हैं, अनाज जिन्हें हम कहते हैं, ये इनके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, वाइट राइस, मेज, बार्ले, ये सब हमारे क्या करते हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं हमारे अनाज के अंदर, यही ज्यादातर इंक्लूड होते हैं। वीट, राइस, मेज, बार्ले एटसेट्रा। सीड्स, हर एक चीज के जो सीड होते हैं उसको हम खा नहीं सकते। जैसे कि एप्पल और चेरी, ये कुछ ऐसे फ्रूट है, इनके सीड हम कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉइजनस हो सकते हैं। उसके अलावा जो एडिबल सीड्स हैं हमारे, जैसे अनाज है, सेरेल्स हैं, पल्सेस हैं, दाल है, ऑयल के सीड्स हैं, नट्स हैं, बादाम वगैरह जिसकी हम बात करते हैं, मूंगफली की बात करते हैं, तो ये सब हमारे क्या करते हैं, ये सब इनके अंदर फैट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, फैट बहुत रिच होता है, और ये सभी हमें सीड्स हमें फैट प्रोवाइड करते हैं। पल्सेस की अगर हम बात करें तो पल्सेस के अंदर हमारी दालें आती हैं, जैसे चना दाल, मटर दाल, काला चना एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हाई इन प्रोटीन होती हैं। पल्सेस दालें हमारी हाई इन प्रोटीन होती हैं और इनकी हेल्प से हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, विच इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। उसके बाद वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्रूट्स, ये हमें विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं। वेजिटेबल फ्रूट्स में कौन कौन से फ्रूट आ गए, एप्पल, मैंगो, चेरी, बनाना, वाटरमेलन, ये सब आते हैं। वेजिटेबल्स में स्पिनच, लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, गोभी, पत्ता, सब कुछ आता है इसके अंदर। उसके अलावा हमारे स्पाइसेस में चिली, ब्लैक पेपर, सिनेमन, फेनल, ये सब हमारे इसके अंदर स्पाइसेस के अंदर आते हैं। वाटर क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो हम कैटल को देते हैं, जैसे ओट्स है, sorghum है, इन सबको हम क्या करते हैं, कैटल जो हमारे गाय भैंस होती हैं उनको ज्यादातर हम इनको इंक्लूड करते हैं, लेकिन आजकल ट्रेंड बढ़ गया है, ओट्स को हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करना शुरू कर दिया है। इट इज कंसिडर्ड एज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन। अब
डिफरेंट क्रॉप्स को उगाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सीजन होते हैं, और मेनली 2 सीजन की हम बात करते हैं, रबी एंड खरीफ की। एक एक करके उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हर एक क्रॉप को उगाने के लिए डिफरेंट कंडीशंस की जरूरत होती है, जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर और सनलाइट। ये बहुत सारे हमारे क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं उनको थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। ये किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और मेनली 2 हमारे क्रॉप सीजन रहते हैं, उनको हम बोलते हैं खरीफ सीजन एंड रबी सीजन। खरीफ मतलब गर्मियों वाला सीजन, रेनी वाला सीजन, जिसमें रेन बहुत ज्यादा होती है, जून टू अक्टूबर। ये हमारा सीजन होता है जिसमें हम खरीफ वाली चीजें उगाते हैं। अभी वाला जो सीजन चल रहा है वो खरीफ वाला सीजन है। और अभी प्रोडक्शन होगा आपका किस किस चीज का, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, राइस, पैडी, सोयाबीन, इन सब का प्रोडक्शन अभी हो जाएगा। अभी इनका प्रोडक्शन होगा। अभी इनको जो हमारे खेत के अंदर है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आता है सीजन हमारा रबी का। रबी को हम विंटर क्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि ये नवंबर टू अप्रैल में लगाई जाती हैं। नवंबर में इनका जो प्लांटेशन हो जाता है और अप्रैल तक इनका हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। इसके अंदर आता है आपका वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिंसीड। ये सब हमारे किसके में आते हैं, रबी के अंदर आते हैं। रबी बेसिकली 2 ही हमारे सीजन हम फॉलो करते हैं, खरीफ, रबी। मेजर सीजन यही है, बाकी सब्जियां वगैरह तो उगती रहती हैं। मेन 2 सीजन हमारे होते हैं, जून टू अक्टूबर विच इज समर सीजन, उसको हम खरीफ कहते हैं। नवंबर टू अप्रैल हमारा विंटर क्रॉप्स, उसको हम रबी कहते हैं। हमने क्रॉप्स के बारे में जाना, क्रॉप्स क्या होती हैं, क्रॉप्स को उगाने के सीजन्स के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि क्रॉप्स को हम उगा तो सकते हैं, लेकिन उसके जो यील्ड है, उससे प्रोडक्शन है, उसको कैसे बढ़ाएंगे। उसके लिए हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, फैक्टर्स बाय विच वैरायटी इंप्रूवमेंट कैन बी डन। हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप की वैरायटी को बढ़ाने के लिए अच्छे सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड एंड हेल्दी सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्रॉसिंग करके जो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स हैं उनका यूज करके एक नई वैरायटी बना सकते हैं, जिसके अंदर दोनों क्रॉप्स की प्रॉपर्टी हो। मान लो एक क्रॉप एक्स है, एक क्रॉप वाई है। इसके अंदर जो है जो साइज है और जो क्वालिटी है वो अच्छा होता है, लेकिन इसके अंदर वाई के अंदर जो आपकी न्यूट्रिएंट्स है वो ज्यादा होते हैं। तो इन दोनों का क्रॉस करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, और उसके सीड को हम प्लांट्स के उसके सीड्स को हम क्रॉप्स की तरह लगाएंगे। तो जो हमारा नया जो सीड होगा, उससे निकलने वाले जो हमारे फ्रूट्स होंगे या वेजिटेबल्स होंगे, उनके अंदर इस दोनों की प्रॉपर्टी होगी। इसको हम बोलते हैं न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, जिसके अंदर दोनों क्रॉप्स की हमारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। आगे डिस्कस करते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम जो हमारा यील्ड है, हमारा जो प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब जो हमने सीड यूज किया है उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी तो हम उसको क्या करेंगे, उसको लगाएंगे। अगर उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज जो हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज नहीं है, उसको लगाने का फायदा क्या होगा। तो सबसे पहले तो उसका हायर यील्ड होनी चाहिए, मतलब कि उसके पास जो पर एकड़ प्रॉपर्टी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। हम 1 एकड़ में मान लो 1 क्विंटल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नए सीड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 से ज़्यादा, लगभग 1.5 हो या 2 क्विंटल उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इम्प्रूव क्वालिटी की, कि हमारा जो क्रॉप है उसकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव होनी चाहिए। हर एक क्रॉप की क्वालिटी क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है, और जितना अच्छा हम सीड इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा हमारा क्रॉप भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सीड अच्छा इस्तेमाल किया लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं हो पाया। तो अगर हमारा सीड अच्छा होगा तो हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा ही होना चाहिए। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। अब क्रॉप के प्रोडक्शन में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बायोटिक हो सकते हैं, एबायोटिक हो सकते हैं, जो कि क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर सकते हैं नेगेटिव वे में, मतलब कि उसको क्रॉप को प्रोडक्शन करने में हेल्प नहीं करते। जैसे कि मान लो बारिश नहीं हो रही है या वाटर सप्लाई नहीं आ पा रही, तो हमारा क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर मान लो फर्टिलाइजर्स नहीं डाले उसमें, तो भी हमारा क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अगर हम इन सबको भी आंसर कर लेते हैं, काउंटर कर लेते हैं, तो हमारा क्रॉप जो है वो अच्छा प्रोडक्शन देगा हमें। वाइडर एडेप्टेबिलिटी। हमारे जो क्रॉप है, नए क्रॉप है, वो
हायर प्रोडक्शन करने के लिए उनको डिफरेंट कंडीशंस में हम ग्रो कर सके, ऐसे हमारे सीड्स होने चाहिए। पैडी जो होता है, राइस जो होता है, वो ऑल ओवर इंडिया ग्रो किया जाता है। वीट जो है वो हमारा नॉर्दर्न पार्ट में ज़्यादा ग्रो किया जाता है, सदर्न पार्ट में नहीं किया जाता, क्योंकि जो राइस है उसकी अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हम उसको ग्रो कर सकते हैं। डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड्स। अब भाई हम जैसे क्रॉप लगा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उससे बम्पर प्रोडक्शन हो, तो हमारा सीड अगर छोटे प्लांट्स देगा तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो जैसा हम अपना प्रोडक्ट चाहते हैं, अपना जो क्रॉप चाहते हैं, उस हिसाब से हमें अपना सीड भी सिलेक्ट करना होगा। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, it involves different practices carried out by farmer to achieve higher standards of crop production। अब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस आती हैं जो हमारा जो किसान है वो यूज करता है, ताकि उससे जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का वो ज़्यादा हो सके। सोर्सेज की बात करते हैं, जैसे कि हमें ग्रो करने के लिए, हमें ग्रोथ करने के लिए, हमें अपनी बॉडी को सुचारू रूप से काम कराने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमारे जो प्लांट्स हैं उनको भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए। अब एयर से क्या न्यूट्रिएंट मिलते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं। वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। सॉइल से मिलते हैं नाइट्रोजन। और उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें मिलती है? फॉस्फोरस मिलता है, पोटेशियम मिलता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये सब चीज़ें हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं। उसके अलावा हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो एक क्रॉप को सॉइल से मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, हमारी जो क्रॉप होती है, हमारी जो फसल होती है, उसको अच्छे से उगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए कि उसके हमारा क्रॉप तभी उगेगा जब उसको हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देंगे। और न्यूट्रिएंट्स को देने के दो तरीके हैं, या तो उसके अंदर मैन्योर ऐड कर दो या फर्टिलाइजर्स ऐड कर दो। अभी मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स क्या होता है, करके डिस्कस करते हैं। मैन्योर एक ऑर्गेनिक मैटर है। मैन्योर का जो सोर्स होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये हमारे जो क्रॉप है उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में जो क्वांटिटीज के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोवाइड कर पाता है। ये कैसे बनता है? एनिमल एक्सक्रेटा और प्लांट वेस्ट, जो एनिमल का गोबर होता है उसका यूज करके और प्लांट का जो वेस्ट है उसका यूज करके मैन्योर को तैयार किया जाता है। ये न्यूट्रिएंट्स में तो रिच होता है, लेकिन ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। इसलिए इसके जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी मान लो 1 kg हम यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बहुत कम होंगे व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू योर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम होते हैं, लेकिन इसके ये वाले जो मैन्योर होता है ये हेल्दी होता है, इट इज गुड, बट इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये हमारे क्रॉप को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके। अब मैन्योर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स देख लेते हैं, कंपोस्ट देख लेते हैं। जैसे काव डंग है, गोबर है, किचन वेस्ट है, प्लांट रिमेन्स है, वेस्ट फूड है, सीवेज वेस्ट है। इन सबको क्या किया जाता है, पिट के अंदर, एक गड्ढे के अंदर उसको डाल दिया जाता है, और उस गड्ढे के अंदर डालने के बाद इसको काफी टाइम तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं और इस वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर। एक ऐसा ही एक और चीज किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट। इसमें क्या किया जाता है, अर्थवॉर्म को भी डाल दिया जाता है उनके साथ। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, अर्थवॉर्म इसका जो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट है इसका डिकम्पोजिशन करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारा जो मैन्योर है वो रेडी हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन मैन्योर की। इसके अंदर वो प्लांट्स हम उगाते हैं अपने खेत के अंदर, जिनको फिर बाद में हम खेत के अंदर ही डालकर, और उसको फिर हम ट्रैक्टर की हेल्प से या किसी भी हमारे टूल की हेल्प से हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर उसको डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो प्लांट नए उगे हैं वही हमारे एक तरीके का ग्रीन मैन्योर का काम कर रहे हैं। ये हमारे रिच होते हैं नाइट्रोजन में और फॉस्फोरस में। अगली चीज अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स की, फर्टिलाइजर्स देखो ये मैन मेड होते हैं। ऊपर जो हमने बात की वो नेचर ने दिया है हमें, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P और पोटेशियम K, इन सब का नंबर जो है ज्यादा होता है। प्लांट को यही न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया।
इसलिए ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जो मैन्योर होता है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। मैन्योर थोड़ा सस्ता पड़ता है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो थोड़े चीपर वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, मतलब महंगे होते हैं। फर्टिलाइजर्स महंगे होते हैं और इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी भी देती है। अब एक एक करके दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। मैन्योर जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हमारा जो फर्टिलाइजर्स है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैन्योर हमारा बनता है नेचुरल सब्सटेंसेस से, फर्टिलाइजर्स बनता है केमिकल सब्सटेंसेस से। मैन्योर के अंदर होता है लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर के अंदर होता है ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। मैन्योर को बनाना घर पे ही बना सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स को हम कहाँ बना सकते हैं, फैक्ट्रीज में ही बनाना पड़ेगा। मैन्योर को एब्जॉर्ब कर पाना वाटर के अंदर, मतलब सॉइल के अंदर इसको एब्जॉर्ब कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। वही फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाना इजी होता है। मैन्योर को स्टोर करना या ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, वाइल फर्टिलाइजर्स को स्टोर करना या ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। अब बात करते हैं इरिगेशन मेथड की। इरिगेशन का मतलब होता है वाटर सप्लाई टू योर क्रॉप फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, क्रॉप को वाटर सप्लाई करते हैं, उसी को हम इरिगेशन कहते हैं, हिंदी में इसी को हम सिंचाई कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन में हम वाटर को अपने क्रॉप्स को तक पहुंचा रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब इरिगेशन के मेथड्स में क्या क्या है, इरिगेशन के मेथड में है डगवेल, मतलब हम क्या करते थे, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, कुआं खोद लेते थे, उसी के अंदर एक सिस्टम लगा देते थे, बकेट टाइप सिस्टम, उसके अंदर एक पुली अटैच करके एक बुल को उससे बांध देते थे। बुल घूमता रहता था, उसके अंदर से वाटर जो है वो निकलता रहता और कैनल, छोटे छोटे कैनल की हेल्प से वाटर निकल के हमारे खेतों तक पहुंच जाता था। ये एंशिएंट टाइम में इसका यूज किया जाता था। अभी क्या करते हैं, अभी जनरेटर्स का यूज करके, ट्यूबवेल का यूज करके, मोटर का यूज करके सीधा हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड पाइप डालते हैं और उसको अटैच कर देते हैं जनरेटर से। वो जनरेटर क्या करता है, मूव करता रहता है अंदर से, वाटर को अपने खेतों में पहुंचाया जा सकता है इससे। कैनाल्स, राजस्थान के अंदर इंदिरा कैनाल नाम की एक कैनाल है। राजस्थान के अंदर भी खेती बहुत ज्यादा होती है क्योंकि राजस्थान में पहले क्या था कि वाटर की सप्लाई नहीं थी, लेकिन अब उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर भी पहुंच गया है। विद द हेल्प ऑफ दीज कैनाल्स, कैनाल्स जिनको हम नहर कहते हैं, इनके अंदर टाइम टू टाइम रिवर से पानी छोड़ा जाता है ताकि खेतों तक पानी को पहुंचाया जा सके। रिवर लिफ्ट सिस्टम, इसमें क्या किया जाता है, रिवर से डायरेक्टली पानी अब उसकी हेल्प से लिया जाता है। ये ऐसे एरियाज में ज्यादा यूजफुल है जो कि हमारे रिवर्स के आसपास है। टैंक्स, छोटे छोटे स्मॉल रिजर्वेयर्स को हम क्या कर सकते हैं, अपने खेत के आसपास हम स्टोर करके, वाटर को स्टोर करके उसमें रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो पानी की कमी है उस जगह पर, उसका यूज करके, टैंक्स का यूज करके हार्वेस्टिंग की जा सकती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश में बारिश के पानी का इस्तेमाल करके हम उसको टैंक, अपने अंडरग्राउंड टैंक में इसको वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं और इससे क्या होगा, इससे सॉइल इरोजन भी कम होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है, मिट्टी का कटाव। बताता हूं इसको क्या होता है। मान लो एक हिली एरिया है, उसके ऊपर बारिश पड़ रही है तो क्या होगा, वो मान लो उस पे पेड़ है, पेड़ क्या करेंगे, पेड़ के रूट्स मिट्टी को होल्ड करके रखेंगे। लेकिन अगर पेड़ नहीं है तो क्या होगा, बारिश के पानी के साथ मिट्टी भी बहना शुरू हो जाएगी, तो जो उपजाऊ मिट्टी होगी वो सारी बह जाएगी और जो पहाड़ है वो उसके अंदर लैंडस्लाइड देखने को मिल सकते हैं। ऐसा ही हमारे नॉर्मल एरियाज में भी होता है। जिस जगह पे पेड़ होते हैं वहां पे आपका सॉइल इरोजन देखने को नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, लेकिन जहां पे पेड़ नहीं होते तो सारा पानी जो है, जो सारी मिट्टी जो है वो हमारे पानी के साथ बह जाती है। क्रॉप पैटर्न्स, अब देखो एक और तरीका है जिससे हम क्रॉप फील्ड से जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारी जो क्रॉप्स है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसके यील्ड को। कैसे, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको सेम पीस ऑफ लैंड में एक ही साथ उगाया जाता है। जैसे गेहूं और चना, इन सबको एक साथ उगाया जा सकता है। व्हीट एंड मस्टर्ड, इसको एक साथ उगाया जा सकता है। ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर, इसको एक साथ उगाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर ड्यू टू एबनॉर्मल वेदर कंडीशन
फर्टिलिटी इज ऑल्सो सीन टू बी इंक्रीज्ड। अब इससे क्या होता है, इससे हमारा मान लो हमने 2 क्रॉप लगा दी, मिक्स क्रॉपिंग कर दी, उससे क्या होगा, एक टाइप की क्रॉप में मान लो अगर खराब भी हो गई डिफरेंट वेदर कंडीशन की वजह से, तो दूसरी क्रॉप हमारा क्या करेगी, दूसरी क्रॉप हमारे जो प्रोडक्शन है उसको संभाल लेगी, तो किसान को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और मल्टी क्रॉप मिक्स क्रॉपिंग का यूज करके ये भी देखा गया है कि हमारे जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो भी बनी रहती है। इंटरक्रॉपिंग, देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो 2 या 2 से सेम मिक्स क्रॉपिंग के जैसा है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें मिक्स क्रॉपिंग में पहले आसपास में ही मान लो गेहूं का पौधा लगाया, फिर ग्राम का लगाया, गेहूं का लगाया, ग्राम का लगाया, तो ये आसपास में ही सभी होते हैं। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि एक लाइन में हमने क्या लगाया है, गेहूं लगाए हैं, एक लाइन में हमने चना लगाया है, ऐसे ऐसे इसकी खेती की जाती है। सोयाबीन एंड मेज, मिलेट यानी कि बाजरा एंड लोबिया, इनको एक साथ लगाया जा सकता है। ऐसे इट मेक्स द बेटर यूज ऑफ सनलाइट, लैंड, वाटर एंड ऑल्सो अरेस्ट सॉइल एरोजन इफेक्टिवली। इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल एरोजन नहीं होता और जो हमारा क्रॉप है वो अच्छे से उग पाता है इंटरक्रॉपिंग की हेल्प से। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि डिफरेंट क्रॉप लगाए जाए वन आफ्टर द अदर इन द सेम फील्ड, कि सेम फील्ड में क्या होगा कि हम एक ही क्रॉप का इस्तेमाल ना करें। अगर सेम क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाते हैं, इसलिए हमें अलग अलग क्रॉप्स का लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है, इससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, पेस्ट और वीड्स का कंट्रोल रहता है, और सेवरल क्रॉप कैन बी ग्रोन इन सक्सेशन विद वन सॉइल प्रिपरेशन। एक सॉइल प्रिपरेशन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, सेवरल क्रॉप्स को इस्तेमाल ग्रो कर सकते हैं। अब अगला आता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। अब देखो क्या होता है कि क्रॉप में हमारे कई बार कीड़े लग जाते हैं, उन सब से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पेस्ट कंट्रोल करते हैं। पेस्ट कंट्रोल क्या है, पेस्ट एक हमारे कीड़े होते हैं जो कि हमारे क्रॉप को हार्म कर सकते हैं और उनसे निकलने वाले प्रोडक्ट्स को हार्म कर सकते हैं। इनको हम वीड्स और इंसेक्ट्स बोलते हैं। तो अनवांटेड प्लांट जो हमारे खेत के अंदर क्रॉप के साथ उग जाते हैं उनको वीड्स बोलते हैं, ठीक है। उसको हटाने के लिए वीडीसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे और इंसेक्ट्स भी हमारे उस पे हमला कर सकते हैं क्रॉप पे, तो उन सबको हटाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो पैथोजेंस है, पैथोजेंस क्या होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस जो हमारे प्लांट को बीमार कर देते हैं, इनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। ये एयर, वाटर और सॉइल की हेल्प से फैलते हैं पैथोजेंस। अब ये सारी चीजें हमने कर ली, उसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन। देखो सीजनल फ्रूट थ्रू आउट द ईयर, हमें गाजर का हलवा खाना है गर्मी के सीजन में, लेकिन गर्मी के सीजन में हमें गाजर मिलती नहीं है, तो ऐसे में गाजर की सप्लाई करने के लिए उसको स्टोर किया जाता है। हम क्या करते हैं अपने घर के अंदर, बट हम ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ पे हमारे फूड की अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहती है, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, लोग क्या करते हैं, ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं अपने स्टोरेज टैंक के अंदर। इससे ये इंश्योर करते हैं कि थ्रू आउट द ईयर उनकी जो ग्रेन की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट रहे, वो ठीक रहे। अब देखो स्टोरेज ऑफ ग्रेन किया जाता है, बायोटिक प्रॉब्लम, उसके अंदर बायोटिक प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, इंसेक्ट लग सकते हैं, बर्ड खा सकते हैं, कीड़े लग सकते हैं, बैक्टीरिया लग सकते हैं, फंगाई लग सकते हैं। ये सब क्या करते हैं, हमारे क्रॉप को, जो हमारी स्टोर्ड क्रॉप है उसको खराब कर सकते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट जैसे मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, इन सब से क्या हो सकता है, हमारा जो क्रॉप है वो भी हमारा खराब हो सकता है। इसके ये फैक्टर क्या करते हैं, हमारा क्रॉप को डिग्रेड कर देते हैं, उसका वेट चेंज कर देते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं। इसकी वजह से हमारा जो क्रॉप है वो प्रॉपर नहीं रह पाता और हमारा क्रॉप खराब होने लग जाता है। अभी आजकल ना एक नया ट्रेंड चल रहा है जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करने से, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम मैन्योर का ज्यादा यूज करते हैं। हम इसके अंदर मैन्योर का ज्यादा यूज करते हैं और हम क्या करते हैं कि हम पेस्टिसाइड्स का या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उससे हमारी हेल्थ पे भी ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो खाना भी चाहिए और किसान को फायदा भी चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे जो प्रोडक्शन है हमारे कंट्री में, लोग भूखे तो मरेंगे नहीं। अगर हम सभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा,
तो हम सभी को अगर अपने कंट्री के अंदर फूड इंश्योर करना है तो हमें फर्टिलाइजर्स का यूज करना ही पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स का यूज करना ही पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे कंट्री में फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल करके लोग क्या करते हैं, केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स है या पेस्टिसाइड्स है उसका कम से कम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो क्रॉप है वो थोड़ा सा अच्छा रहे, प्योर रहे। डिफरेंट वेज टू प्रोटेक्ट फूड ग्रेन्स बिफोर दे आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। अब कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज कर सकते हैं। ड्राइंग, हम क्या कर सकते हैं कि फूड को स्टोर करने से पहले उसको ड्राई कर ले ताकि उसके अंदर कोई मॉइस्चर ना रहे। मॉइस्चर होगा तो बैक्टीरिया, फंगस ये सब लगने के चांसेस बने रह सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, अगर हम अपने जो गोडाउन है उसको साफ रखते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो हाइजीन है वो मेंटेन रहेगा और हमारा जो ग्रेन है वो खराब नहीं होगा। अगर हम उसके जिस भी स्टोर के अंदर उसको जिस भी स्टोर रूम के अंदर हम स्टोर्स कर रहे हैं हमारे ग्रेन्स को, अगर उसको हम कंप्लीटली सील्ड रखें तो हमारा जो हाइजीन है वो मेंटेन रहेगा। हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी हमारे इंसेक्टिसाइड्स हैं उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टोरेज से पहले ताकि हमारे जो इंसेक्ट वगैरह लगे वो ना लग पाए। इंसेक्टिसाइड्स बेसिकली क्या होता है, ये हमारे स्प्रेयर्स होते हैं जिसके अंदर हम ऐसे चीजों को स्प्रे करते हैं जो इंसेक्ट को बेसिकली किल करते हैं। स्टोरेज डिवाइस, अगर हम बैग के अंदर, प्रॉपर गिनी बैग के अंदर या जूट के बैग के अंदर हम उसको स्टोर कर रहे हैं तो हमारे जो ग्रेन है वो एकदम ठीक से रहेंगे, वो खराब नहीं होंगे। आगे डिस्कस करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री इज अ साइंटिफिक मेथड। अब देखो, हमने क्रॉप की बात की, उसी के साथ साथ हमारा आता है पशुपालन जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम साइंटिफिक मैनेज करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स का ताकि हम उससे निकलने वाले फूड को या अदर यूजफुल प्रोडक्ट को ठीक से मैनेज कर सके। कैटल फार्मिंग, हम गाय भैंस जो पालने की बात करते हैं, बकरियां पालने की बात करते हैं, ये क्यों करते हैं, क्या हम उनसे मिल्क ले सके। बैल वगैरह से हम क्या कर सके, अपने खेतों में खेती करा सकें। बुलक कार्ट हम इसका इस्तेमाल करके ट्रांसपोर्टेशन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैटल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे काव है, बफेलो है, मिल्क के लिए बेसिकली इनका प्रोडक्शन किया जाता है, इनको रखा जाता है। दीज मिल्क एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फीमेल कैटल है, गाय है, भैंस है, वो हमारे होते हैं। ये ड्रॉट एनिमल, ऐसे एनिमल जो कि मिल्क तो प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन उनका हम यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर वर्क के लिए, जैसे कि हमारा बुल हो गया। ठीक है। लैक्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अंदर इज द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बिटवीन बर्थ ऑफ यंग वन एंड नेक्स्ट प्रेगनेंसी। मतलब देखो, एक जो मान लो बफेलो है, उसने एक काफ को बर्थ दिया, उस बर्थ के टाइम से ही वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है और वो मिल्क प्रोड्यूस करने के ड्यूरेशन तक, जब तक अगली प्रेगनेंसी उसकी नहीं होती है, उस ड्यूरेशन में जब तक भी वो मिल्क दे रही है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लैक्टेशन पीरियड। तो इस पीरियड में हमारी जो काव है जितना मिल्क देगी, वो जितने टाइम तक मिल्क देगी वो होगा हमारा लैक्टेशन पीरियड। क्लीनलीनेस की अगर हम बात करें तो हमें अपने कैटल को केयर भी करके रखना होगा। हम उनको रूफ शेल्टर दें, हम उनकी स्किन को रेगुलरली साफ करें। जिस फ्लोर जो हमारा कैटल का शेल्टर है उसके फ्लोर को हम रेगुलरली साफ करें, उसके अंदर कोई भी मच्छर जमा ना होने दे, पानी जमा ना होने दे, जिससे कि हमारा कैटल जो है बीमार हो सकता है। अब उनको हम ऐसा फूड दे, रफेज दे जिसके अंदर फाइबर हो, प्रोटीन्स दे, हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स दे जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन में एनहेंस हो, जैसे कि विटामिन है, मिनरल्स है। अगर हम ये सब देते हैं उनको तो हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा हो सकता है। डिजीजेस, देखो जैसे इंसानों को बीमारियां होती हैं वैसे ही जानवरों को भी बीमारियां हो सकती हैं। ये उनकी डेथ भी करा सकते हैं या फिर उनके अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको कम कर सकते हैं। उनके बॉडी के ऊपर पैरासाइट भी आके रह सकते हैं, आउटसाइड या इनसाइड। ये क्या करते हैं, पैरासाइट हमारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि होस्ट के ऊपर, जिसके ऊपर ये रहते हैं उसी से सारे न्यूट्रिएंट्स लिखते हैं। जैसे हमारी बात करें जू की, जू हो गई, जू होती है ना हमारे सर के ऊपर रहती है। अगर आप हाइजीनिक नहीं रहेंगे तो आपके सर के अंदर जू लग जाएंगी। वो जू क्या करेंगी, आपकी बॉडी के अंदर रहेंगी, सर के अंदर ही रहेंगी और आपके सर से
सारा जो ब्लड वगैरह है उसको चूसती रहेंगी और आपको आपकी बॉडी के ऊपर एक तरीके से वो डिपेंडेंट हो जाएगी। कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जैसे कि जो कैटल को स्किन डिजीज कर सकते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट जिनको हम बोलते हैं। इंटरनल पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन प्रॉब्लम कर सकते हैं हमारे कैटल को, जिससे उसका मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उनके जो लिवर प्रॉब्लम है जैसे वो भी उनको कर सकते हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी हमारे इन्फेक्शियस डिजीज फैला सकते हैं हमारे कैटल को, जिससे हमारा कैटल बीमार हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन, ये भी कर सकते हैं। ये किया जाता है एग्स के लिए, मीट के लिए। ये दोनों क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन देते हैं डाइट के अंदर। नॉन वेजिटेरियन लोग जो है वो क्या करते हैं, एग्स का कंज्यूम करते हैं, मीट कंज्यूम करते हैं। उनके कंजम्पशन के लिए जो हमारा बेसिकली डाइट है वो चिकन होता है। चिकन बहुत फेमस है, हर जगह फेमस है। तो चिकन का इस्तेमाल किया जाता है मिल्क प्रोडक्शन में, प्रोटीन के लिए। चिकन एग्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं। पोल्ट्री में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, इन सबको पाला जाता है ताकि इन सब से पैसा कमाया जा सके। ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, ऐसे बर्ड जिनको मीट के लिए बड़ा किया जाता है, उन सबको क्या कहते हैं, ब्रॉयलर्स कहते हैं। 6 से 8 हफ्ते यानी कि 1.5 से 2 महीने में एक जो चिकन होता है वो रेडी हो जाता है बर्थ के बाद किसी का डिनर या लंच बनने के लिए। लेयर्स, बर्ड जिनको हम एग्स, जिन बर्ड्स को हम सिर्फ एग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एग्स ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लेयर्स कहते हैं। दे कैन बी यूज्ड 20 वीक्स व्हेन सेक्सुअल मैच्योरिटी हैज बीन अटेम्प्टेड टू ले एग्स। 20 हफ्ते बाद इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये क्या कर सकते हैं, ये एग ले कर सकते हैं। जो ब्रॉयलर्स होते हैं और जो लेयर्स होते हैं उन दोनों को क्रॉस ब्रीड कराया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो क्वालिटी ऑफ चीक है वो बेटर हो सके, उनकी मेंटेनेंस लो कर सके। ब्रीडिंग की जाती है ड्वार्फ ब्रॉयलर्स बनाने के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हमारे मीट रिच होते हैं। उनकी जो क्या कहते हैं, उनको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है वो भी 30% तक घट जाती है और वो ज्यादा गर्मी भी सहन कर सकते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। फिश प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, मछली पालन की, तो ये भी एक बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है। लोग हमारा जो फिश है उसको इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पे आपकी पिक्चर के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के फिश दिखाई गई हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप फिश की पहचान करने के लिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। फिश प्रोडक्शन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि फिश से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होता है फिश। मीट, एग, सोयाबीन, दाल, ये सभी क्या है, हमारे प्रोटीन रिच कंटेंट है। ठीक है, प्रोडक्शन जो है फिश प्रोडक्शन का, उसमें ट्रू फिश या फिन फिश का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बोनी फिश जो होती हैं हमारी, ट्यूना हो गई, प्रॉम्फेट हो गई, कॉड हो गई, कैटला हो गई, रोहू हो गई, इन सब का प्रोडक्शन किया जाता है। शेल्फ फिश जैसे प्रॉन्स है, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है इन प्रोडक्शन के लिए। कैप्चर फिश, कैप्चर फिशिंग, इसमें क्या होता है कि नेचुरली जो हमारे फिशेस होती हैं उनको कैप्चर किया जाता है। सी से कैप्चर कर लिया, किसी और जगह से कैप्चर कर लिया, वाटर बॉडी से, रिवर से, लेक से। ठीक है, एक कल्चर फिशिंग होती है कि हम क्या करते हैं, एक वैरायटी ऑफ फिश को अपने खेत के अंदर पिट बना के या फिर हम कैसे भी उसको क्या करते हैं, उसी टाइप की जो फिश है उसको ग्रो करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको एक्वाकल्चर कहते हैं। एक्वाकल्चर हम ओशियन के अंदर कर सकते हैं, रिवर के अंदर कर सकते हैं, लेक के अंदर, पॉन्ड के अंदर, कहीं भी कर सकते हैं। ओशियन के अंदर अगर इसको करा जाता है तो उसको मैरीकल्चर कहा जाता है। मरीन फिशिंग, इसके अंदर फिशिंग इस्तेमाल होता है पॉन्ड्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, रिजर्वायर के अंदर। ठीक है, मरीन फिशिंग किन किन की जाती है, प्रॉम्फेट की, ट्यूना की, बॉम्बे डक, इन सब की फिशिंग क्या की जाती है, मरीन फिशिंग इसको हम बोलते हैं। सैटेलाइट का यूज करके जो हाई पॉपुलेशन फिश एरियाज है वहां पे इको साउंडर्स का यूज करके फिश का प्रोडक्शन भी किया जाता है। इनलैंड फिशिंग हम फ्रेश वाटर के अंदर जैसे पॉन्ड्स है, रिवर्स है, लेक है, रिजर्वायर्स है, इन सब के अंदर क्या करते हैं, इस सब के अंदर मछलियों का जो प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। कंपोजिट फिश में
5 से 6 वैरायटी की फिशेस को हम क्या करते हैं, एक सिंगल फिश पॉन्ड के अंदर हम उनको स्टोर करके रखते हैं। इन सबको ऐसे सिलेक्ट किया जाता है कि ये कॉम्पीट ना करे फूड के लिए और सबकी फूड रिक्वायरमेंट अलग अलग हो। हम डिफरेंट टाइप की जो फिशेस है उनका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं, उससे उससे जो हमारा कंपटीशन है फिशेस प्रोडक्शन में वो कम हो जाता है और हमारे फिश जो है वो ठीक से प्रोड्यूस हो जाती है। जो कैटला होती है वो अपर पार्ट में रहती है, रोहू जो है वो अपर पार्ट में खाना खाती है, रोहू मिडिल पार्ट में, और मृगल्स और कॉमन कार्प्स जो होती है वो बॉटम में खाना खाती है। ठीक है। एडवांटेज, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन इसका हो सकता है फिशेस का। मैनी फिशेस ले एग ड्यूरिंग मानसून सीजन ओनली। देखो जिससे देखो फिशेस का ना एग ले करने का एक स्पेशल वो होता है, मौसम होता है। मानसून के अंदर वो जो है फिशेस वो क्या करती हैं, फिशेस एग ले करती हैं। उसको उससे क्या होता है, उससे जितना रिक्वायरमेंट होती है उतना फिशेस जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते, इसलिए हार्मोनल स्टिमुलेशन यूज किया जाता है जिससे फिशेस को किसी भी टाइम पे रिप्रोड्यूस कराया जा सके। ठीक है, ऐसा इसका इस्तेमाल किया जाता है। एपीकल्चर की अगर बात करते हैं, एपीकल्चर का मतलब होता है बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हनी को एक्सट्रैक्ट करते हैं जिससे हनी और वैक्स दोनों को ऑब्टेन किया जा सके। फार्मर्स इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको छोटी छोटी इनकम हो सके। जो ज़्यादा बड़े फार्म्स होते हैं उनको हम अपायरीज या फिर बी फार्म्स भी बोल देते हैं। इसका इस्तेमाल करके बी हाइव को लोकेट, बी हाइव जो होता है ना मधुमक्खी का छत्ता, उसको बी हाइव बोलते हैं। ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे पोलन्स हो, नेक्टर कलेक्शन हो, उसी के आसपास इनको सेटअप किया जाता है। नेक्टर जो है फूलों से निकलने वाले जूस को हम नेक्टर बोलते हैं। इंडिया के अंदर देखो इंडियन बी, रॉक बी, लिटिल बी, इन सभी बीज का क्या किया जाता है, शहद का प्रोडक्शन जो होता है उसको किया जाता है। इटालियन वन इटालियन वेराइटी मेलीफेरा, इसका यूज किया जाता है इंडिया के अंदर क्योंकि इसके हनी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई कलेक्शन हनी कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत कम डंक मारते हैं और इनका जो बिहाइव है उसके अंदर ही बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। हनी क्या होता है, शहद जिसकी हम बात करते हैं, एक स्वीट लिक्विड होता है। मेडिसिनल इसके यूज़ ज़्यादा हैं, इसको शुगर की तरह यूज़ किया जाता है। इसके जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें, ये डिपेंड करता है फ्लावर्स के ऊपर, ये कहाँ पे अवेलेबल हैं बीज के पास। ठीक है, ये क्या होते हैं, फ्लोरा इज टाइप ऑफ क्रॉप फ्लावर्स और अदर प्लांट्स फ्रॉम विच बी कलेक्ट्स नेक्टर। ये हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनसे जो हमारे बी है वो नेक्टर को कलेक्ट करते हैं और नेक्टर का यूज करके फिर क्या करते हैं, उसको हनी में चेंज कर देते हैं। क्वालिटी टू क्वालिटी, देखो हनी की क्वालिटी डिफर करेगी जगह से जगह तक, क्योंकि हनी जो है वो डिपेंड करेगा किस टाइप का आपका नेक्टर जो है वो कलेक्ट किया गया है। जैसे आलमंड हनी है जो कश्मीर में बनता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। डिपेंड करेगा जिस लोकेशन पे आपको हनी मिला है। हनी अगर अच्छी क्वालिटी का मिला है तो आपका जो हनी कह रहा हूँ, नेक्टर अगर अच्छी क्वालिटी का मिला है तो आपका जो हनी है वो भी अच्छी क्वालिटी का ही बनेगा। इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से थोरोली क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।